हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत वैद्युत चालन नामक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपको न्यूमेरिकल लगाने में समस्या आती है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने उस चैप्टर के सबसे पहले सारे सूत्रों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सूत्रों के बारे में ही जानकारी होना जरूरी नहीं बल्कि सूत्र में उपस्थित जो प्रतीक हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा सूत्र किस कंडीशन में कहाँ कैसे लगेगा, ठीक है ना, तभी आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल की अभी तक की 8 क्लासों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो इसके पहले की न्यूमेरिकल की क्लासों को देख सकते हो और चैप्टर के जो भी मैंने सूत्र बताया उनको देख सकते हो, क्योंकि मैंने सूत्र के बाद ही न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है, ठीक है ना। आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है भाई वैद्युत चालन। तो हम यहाँ पर वैद्युत चालन चैप्टर के सभी सूत्रों को पहले डिस्कस करेंगे और परिभाषाएं भी आप लोगों को यहीं पर हम याद करा देंगे। आप परेशान मत होइए, सूत्र को बताते बताते आपको हम परिभाषाएं बताते चलेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। देखिए, परिभाषाओं को रटना नहीं होता है बल्कि समझना होता है। सूत्रों के माध्यम से आप परिभाषाएं लिख सकते हो आराम से। मैंने यहाँ पर कोई परिभाषाएं क्या रटी नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। बस मैंने सूत्र आपके सामने नोट कर दिए हैं, इन सूत्रों को समझाएंगे पहले और इन सूत्रों पर आधारित परिभाषाओं को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा। और एक बात आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है। चैप्टर वाइज आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाइए और चैप्टर वाइज क्लासों को कर डालिए। कोई भी क्लास एक डेढ़ घंटे की नहीं जिससे आपको बोरियत महसूस हो। प्रत्येक क्लास 15-20 मिनट में आपको दे दी गई, प्रोवाइड कर दी गई है और उस 15-20 मिनट की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सा महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई। यहाँ पर वैद्युत चालन चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वैद्युत धारा की। हालांकि वैद्युत आवेश तो आप सभी लोग जानते हो, क्यों बराबर क्या होता है भाई, IT होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है तो क्यों बराबर क्या होता है, Ne। ये वैद्युत आवेश होता है। ये दो सूत्र वैद्युत आवेश के होते हैं, ठीक। उसके बाद यही इसी वैद्युत आवेश वाले सूत्र से क्यों बराबर IT वाले सूत्र से I का मान जब निकालते हैं तो T आ जाता है आवेश के बटे में, यानी आवेश बटे क्या हो जाता है भाई, समय। वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, यानी Q/T। वैद्युत धारा कैसी राशि है आपको पता होना चाहिए। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि वैद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब आप कहोगे सर जी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है वो तो आपकी एक सदिश राशि होती है, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए, वैद्युत धारा जो है इसमें परिमाण और दिशा तो दोनों होते हैं, परंतु ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती है। अगर ये सदिश राशि के नियमों का पालन कर रही होती तो इसमें परिमाण भी था, दिशा भी थी, ठीक, तो ये एक सदिश राशि हो जाती है। लेकिन यह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो जानना बहुत जरूरी है, एम्पियर होता है। तो पहला सूत्र आप सभी को तैयार हो गया होगा। आगे बात करेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई, VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध मैंने आप लोगों को बताया है। I बराबर कितना होता है भाई, NeAVD। अब ध्यान से समझिएगा, I यहाँ पर क्या है भाई, वैद्युत धारा है। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश का मान है। E का मान कितना होता है आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। इसको आप सभी को याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर A क्या है, आपका क्षेत्रफल है, फॉर एरिया। VD यहाँ पर क्या भाई, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो प्रश्न में आप इस तरीके से आप पहचान जाओगे कि अनुगमन वेग क्या दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में ये रिलेशन मैंने निकाला था, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी जो है ज़रूरत आपको ओम के नियम में भी पड़ी है, आप सभी को पता, मैंने ओम के नियम का सत्यापन भी कराया है, ठीक है ना। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर चले जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। धारा घनत्व की बात करें, धारा घनत्व की परिभाषा सभी विद्यार्थी रटते रहते हैं भाई। देखिए भाई, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I/A। क्या बोलोगे कि किसी चालक में किसी बिंदु पर, ठीक, आप यहाँ पर A बराबर 1 मान लीजिएगा और 1 को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं एकांक। तो A जो है वो प्रति
एकांक होगा। क्यों? क्योंकि ये बटे में ए है और ए को हम एक मान रहे हैं, तो हम बोलेंगे किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं भाई? धारा घनत्व। क्या बोलना है एक बार और सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ऐसे याद हो जाएगा। आप कहोगे किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर I/A होता है। इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक आपको इसी सूत्र से निकल के आ जाएगा। आई का मात्रक होता है एम्पियर और ए आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है भाई मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात। आगे बात करेंगे यहाँ पर धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध की। अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर जो रिलेशन बताए गए हैं, क्या आपने इन रिलेशनों को कराया? सारे रिलेशन मैंने कराए हैं, ठीक। वह प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, अब नहीं बताएंगे, ठीक। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध की अगर बात करें तो देखिए हमने बताया भी कि जो अनुगमन वेग है उसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व जो होता है वो जे होता है, मैंने बताया जे बराबर I/A होता है। तो प्रश्न में जब धारा और क्षेत्रफल दिया जाएगा तो आप जे बराबर I/A लगाओगे। जब प्रश्न में आपसे धारा घनत्व पूछा जाए, वहां पर अनुगमन वेग दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए, तो आप इस सूत्र को लगाओगे, जे बराबर NeVd। जबकि यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है I बराबर NeAVd। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसमें ए होता है, इसमें ए नहीं होता है। यहाँ पर I होता है, यहाँ पर जे होता है। जे को बोलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है जे बराबर NeVd। क्लियर? मात्रक मैंने बता ही दिया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रहेगा, अच्छे तरीके से याद रखना इसको, इसीलिए मैंने सारे सूत्रों को यहाँ पर लिख दिया है। अभी एक दो सूत्र बाकी उनको भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। आगे देखिए अगला है आपका गतिशीलता। गतिशीलता की परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए गतिशीलता की परिभाषा बहुत आसान है। कहोगे किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता है वह अपवाह वेग है। यहाँ पर देखिए जो गतिशीलता उसे म्यू से प्रदर्शित किया जाए। म्यू बराबर होता है Vd/E। Vd क्या है भाई? अनुगमन वेग ही तो है, अपवाह वेग ही तो है। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी बोलते हैं। तो आप कहोगे किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। मैं ई को अगर यहाँ पर एक मान लूं तो एक को बोलेंगे एकांक। तो हम कहेंगे कि किसी अगर ई को एक मान लेंगे तो म्यू बराबर किसके बराबर आ जाएगा भाई? Vd के बराबर आ जाएगा। मतलब जो ये म्यू है आवेश वाहक की गतिशीलता है वह उस अपवाह वेग या अनुगमन वेग के बराबर है जिसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो म्यू गतिशीलता है इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आप आराम से निकाल लेना। धारा घनत्व का मात्रक लिख देना और एन का कोई मात्रक नहीं होता है। ई का यहाँ पर कूलाम मात्रक हो जाएगा, आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर जो है इसका मात्रक आप सभी लोग निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मीटर प्रति वोल्ट क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। लिख देता हूँ मैं, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। हल करोगे तब आएगा ये मात्रक। चलिए ये गतिशीलता की बात हो गई। गतिशीलता की परिभाषा भूलना नहीं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर ओम के नियम की, ठीक। ओम का नियम आप सभी को आना चाहिए, इसका सत्यापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख जरूर लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है? आप कहोगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। यही ओम का नियम है। और वैद्युत प्रतिरोध को का जो मात्रक होता है वो ओम भी होता है। ओम को हम इस चिन्ह से लिखते हैं। और इसका दूसरा मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर भी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अच्छा, जैसे एक नंबर में पूछा जाए कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है तो आप कहोगे कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध, प्रति का मतलब किसी के सामने, किसी के बीच में, रोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना। तो धारा के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को R से लिखते हैं, R बराबर V/I होता है। क्लियर? देखिए कहाँ परिभाषाएं कठिन है। आप देखिए मैं सारी परिभाषाएं आपको सूत्र की मदद से ही बता रहा हूँ, कोई भी परिभाषा मैंने रट के बताई ही नहीं। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो अक्षर से पद्धति करते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रो बराबर होता है आर ए अपान एल, जहां आर होता है प्रतिरोध, ए होता है क्षेत्रफल, एल होती है लंबाई। अगर यहाँ पर हम लंबाई को मान ले 1 मीटर, कितना मान ले भाई 1 मीटर, और क्षेत्रफल को मान ले कितना भाई 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से रो बराबर किसके आज हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। इसकी परिभाषा इस तरीके से आप बोलोगे कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस 1 मीटर लंबाई, आप कहोगे किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आर यानी प्रतिरोध के बराबर है। लेकिन क्या बताया गया कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के 1 मीटर लंबे, चालक तार की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब जो उस चालक तार का प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर? एक बार और बताते हैं आपको, है ना, जिससे कंफर्म हो जाए, परिभाषा रटना ना पड़े। आप कहोगे कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? अब नहीं भूलना आप सभी लोग, है ना। रो बराबर क्या होता है आर ए अपान एल, और इस सूत्र की मदद से कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई। आगे बात करते हैं यहाँ पर विशिष्ट चालकता की। एक बात मैंने यहाँ पर जो है छोड़ दी है, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता की परिभाषा होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता बोलते हैं। यानी जो वैद्युत चालकता होती है वो 1/r के बराबर होती है। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। उसी प्रकार विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रो का मान ना दिया जाए, प्रतिरोध का मान दिया जाए, क्षेत्रफल का मान दिया जाए, लंबाई का मान दिया जाए, उसके बाद विशिष्ट चालकता बोला जाएगा, तो इसी सूत्र को आप ले सकते हैं 1/रो का मान किसके बराबर है? RA/L के। एल ऊपर चला जाएगा, तो जो आपका विशिष्ट चालकता का सूत्र हो जाएगा वो 1/रो भी हो जाएगा सिग्मा बराबर, या सिग्मा बराबर L/RA भी हो जाएगा। इसके पदों में भी आप लिख सकते हो, कोई भी सूत्र आपके न्यूमेरिकल में लग सकता है। आगे बात करेंगे विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व की। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व के बारे में अगर हम बात करें तो विशिष्ट चालकता J बराबर होता है सिग्मा ई। अभी मैंने बताया सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता है। J क्या है? धारा घनत्व है। तो J और सिग्मा में संबंध होता है J बराबर सिग्मा इंटू में ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर? आगे बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा की माप जो है आप सभी को पता है जूल में भी की जाती है, यूनिट में भी की जाती है। आपके घरों में वैद्युत ऊर्जा की माप जो है यूनिटों में की जाती है। यूनिट को ही हम 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। वैद्युत ऊर्जा आपने सभी लोगों ने पढ़ा है। देखिए भाई क्या पढ़ा है आप लोगों ने, यहाँ से समझाते हैं आपको। आपने पढ़ा है कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से पिछले चैप्टर में V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर यहाँ से निकल के आता है VQ। क्या निकल के आता है? W बराबर VQ निकल के आता है। तो पहले वैद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा W बराबर VQ। ठीक है ना, वैद्युत ऊर्जा को W से लिखते हैं, W बराबर VQ। जब आपको विभवांतर और आवेश दिया जाए तो विभवांतर आवेश के पदों में वैद्युत ऊर्जा का सूत्र ये होता है। दूसरा सूत्र आप देखिए, दूसरा सूत्र इसी से निकलेगा। V Q के स्थान पर Q बराबर IT हमने पढ़ा है, तो अगर Q बराबर IT लिख देंगे तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा W बराबर VIT। लेकिन यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा ये जूल में है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर अगर देखें, अगर हम जानते हैं, अभी हमें ओम के नियम से मैंने बताया कि V बराबर यहाँ से कितना आएगा? IR आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अगर हम V के स्थान पर यहाँ IR रख दें इसी सूत्र में, तो देखिए V के स्थान पर IR रखेंगे, I का गुणा हो जाएगा I²RT। यानी ये जो सूत्र आ गया धारा और प्रतिरोध के पदों में आ गया वैद्युत ऊर्जा का सूत्र। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर V²/R भी निकाला है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हमने बताया कि I बराबर होता है V/R। देखिए I का मान निकालोगे R बट्टे में आ जाएगा, तो W बराबर I बराबर हो गया V/R। तो I² तो हो जाएगा V²/R² गुणे में R और गुणे में T। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V² और T अपान में कितना हो जाएगा भाई R। तो वैद्युत ऊर्जा का ये आपका चौथा फार्मूला निकल के आ गया। और ये जो फार्मूला आया है ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आए। जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया जाए तो आप वैद्युत ऊर्जा का ये सूत्र निकाल लोगे। ठीक है ना, लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सूत्र रटिए मत, निकालना समझिए बस। ठीक है, अब आगे बात करें। ये वैद्युत ऊर्जा के सारे सूत्र हो गए, और ये सारे जो आपका यहाँ पर मात्रक है वो जूल के पदों में। ठीक, इसको रफ कर दें भाई। ठीक, ओके।
कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी अतिरिक्त बातें होती है जो व्हाइट बोर्ड पर नहीं आ पाती, बाद में बताना पड़ता है। आगे बात करेंगे वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। P बराबर होता है W/T। क्या होता है? W/T। W क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। अब W बराबर, आप देखिए भाई, W बराबर सभी लोगों ने पढ़ा है। देखिए P बराबर मैंने बताया W/T। W बराबर अभी मैंने बताया V क्यों होता है, अपान में T कर दिया। तो ये देखिए सूत्र बनते चले जा रहे हैं। पहला सूत्र P बराबर W/T, दूसरा सूत्र P बराबर VQ/T, और तीसरा सूत्र Q के स्थान पर IT पुट कर देंगे तो T से T कैंसिल हो गया, तीसरा सूत्र निकल गया है P बराबर VI। इस सूत्र का यूज ज्यादा होगा आपका, ठीक है। जो विद्युत शक्ति P बराबर होता है वो विभवांतर गुणे धारा होता है। और अगला सूत्र है, अगर हम V बराबर IR रख दें, V बराबर क्या होता है? IR, तो I का गुणा हो जाएगा I²R। तो P का ये अगला सूत्र निकल के आ गया, यानी वैद्युत शक्ति का सूत्र अगला निकल के आ गया P बराबर I²R। अच्छा, अगला सूत्र मैंने विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में लिखा है, तो I के स्थान पर V/R रख दोगे तो देखिए ये आपका सूत्र हो जाएगा V²/R², क्योंकि यहाँ पर धारा का स्क्वायर है, और I बराबर होता है V/R ओम के नियम से, ठीक। इनटू में R कर देंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, P बराबर निकल जाएगा V²/R। ये जो विद्युत शक्ति का सूत्र आया है वो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आया है। इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ें एक साथ लिख दी हैं बस, ठीक। तो ये सूत्र समझ गए होंगे कि कैसे आए हैं। आगे बात करें, यहाँ पर वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। क्या होता है भाई? वाट होता है। इसको रफ कर देते हैं। ये कैसे आया मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। आगे बात करें, एक अशक्ति जो होता है वो भी वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, और एक अशक्ति बराबर कितने वाट के बराबर होता है? ध्यान से जान लीजिए भाई, सभी लोग जानते भी हैं। एक अशक्ति बराबर 746 वाट होता है। बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 किलोवाट घंटा को ही मैंने बोला कि यूनिट बोलते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10 की पावर कितना होता है भाई? 6 जूल होता है। कैसे आता है एक लाइन में आपको बता देते हैं। देखिए 1 किलो वाट, देखिए 1, ठीक, उसके बाद 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3, ठीक, और उसके बाद होता है घंटा। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 किलोवाट। किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। घंटा में कितने भाई? 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3600 सेकंड। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया भाई? 3600 संख्या में और गुणे में 10 की पावर 3, और ये हो गया वाट सेकंड। अभी मैंने बताया आपको, देखिए भाई आपने पढ़ा यहाँ पर, देखिए वाट सेकंड की अगर बात करें तो W बराबर निकालेंगे तो W बराबर PT आएगा यहाँ से, तो P हो गया वाट और T हो गया समय, समय का मात्रक सेकंड। तो वाट सेकंड ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक आया, और वाट सेकंड के स्थान पर हम जूल भी तो लिख सकते हैं भाई, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो वाट सेकंड के स्थान पर अगर जूल लिख देंगे तो ये 3600 × 10 की पावर 3, और वाट के स्थान पर कितना लिख दिया मैंने? जूल सेकंड, क्योंकि वाट सेकंड और जूल सेकंड एक ही मात्रक है, ठीक है ना। मैंने कैसे आया बता दिया सूत्र के। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 0.123 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये तो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 3 अंक आगे बढ़ाओ, 3 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की पावर कितना होता है भाई? 6 जूल होता है। याद रखिएगा, ठीक है। 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। क्लियर? चलिए भाई अब आगे थोड़े से भी सूत्र और रह गए हैं। कौन से सूत्र रह गए हैं उनको हम बता देते हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई जल्दी से, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए अभी 2 सूत्र और रह गए हैं, उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। आप सभी लोगों को पता है ये जो 2 सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों पर आधारित इस चैप्टर से पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, प्रतिरोधों का जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। सूत्र तो सभी को पता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन ये नहीं पता है। श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का हमने पहला सिरा लिया, इसको R1 नाम दे दिया, इसको हमने बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया धन ध्रुव से। अब जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ये हम दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए R2 के, या R2 का पहला सिरा जो है इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कनेक्ट हो गया। अब दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट हो गया, और जो अन्य प्रतिरोध उसका दूसरा सिरा ले आए हम यहाँ पर बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो प्रतिरोधों का क्रम होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर का मान होता है वो समान नहीं होता है, V1 V2 V3 विभवांतर सब पर अलग अलग होता है, लेकिन सब में धारा का मान भाई बिल्कुल सेम होता है। अगर इसमें 2 एम्पियर की धारा, जैसे यहाँ से मान लीजिए आपकी 3 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलनी शुरू हुई, तो ये 3 एम्पियर की धारा इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी,
सब में 3 एम्पियर की धारा ही रहेगी। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया कौन सा क्रम भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होता है या कुल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर 3 प्रतिरोध हम तीनों प्रतिरोधों का योग कर लेंगे तो हमें उस परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा। फिर आगे बात करें समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही की जाती है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी जो झालर वाली लाइटें होती हैं जो डेकोरेशन के लिए लगाई जाती हैं, ठीक, आप देखते हो सारे बल्ब उसमें समान मात्रा में जलते हैं, कोई धीमा या तेज नहीं जलता है। मतलब वहाँ पर जो वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। श्रेणी क्रम में सब में धारा का मान सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो घरों में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम में जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, ये पहला प्रतिरोध हो गया R1 और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया ये आपका हो गया R2 और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया ये आपका हो गया R3। अब तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को मैंने एक साथ मिला लिया, ठीक ऐसे, और इसको मैंने बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्ट कर दिया और इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में मिला लिया और इसके ध्रुव को हम ले आए बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिए भाई, ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हमने बैटरी के एक सिरे से और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया। प्रतिरोधों का जो ये क्रम होता है ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है ना। समान इसमें जो होता है सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान सेम होता है भाई। अगर यहाँ से हम मान लीजिए 2 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो 2 वोल्ट का विभवांतर इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा, अगर ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। बस धारा का मान सेम नहीं होता, यहाँ से जो धारा आती है वो 3 भागों में बढ़ जाती है। तो इसमें कुछ और होगी I1, इसमें कुछ और होगी I2, इसमें I3 हो जाएगी, इस तरीके से समझ गए। इसमें जो होता है जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी सभी प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके व्युत्क्रम का जो योग होगा वो कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा भाई बराबर। यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और सॉरी R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है समांतर क्रम संयोजन का भाई क्या भाई सूत्र। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के सारे सूत्रों को जो है डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूं कि अब मैं जब आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास देने दूंगा तो उसमें आप सभी लोगों को ये सारे सूत्र याद होंगे। और सारे सूत्र अगर नहीं याद हैं तो आप कम से कम कॉपी पेन ले करके इनको नोट कर लीजिए और सवाल जब हम लगवाएं तो इनको बस ओपन करके पढ़ लीजिएगा बस, ठीक। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रकाशन का सलूशन नहीं देता हूँ, बल्कि मैं एक एक टाइप के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कराता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आए उसको आप लगा ले जाओ बस। क्लियर। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन जो है फार्मूलों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास हम अगली क्लास में प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।